नमस्कार मित्रों। आज जो है मैं अपना चैनल के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आज की डेट में मैं बताऊंगा कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमी किस किस जो है पिलर्स पे डिपेंड करती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके कंट्री की इकोनॉमी को जो है अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाल फिलहाल क्या हो रहा है। तो मार्केट रेट पहले से ही आप देख रहे हैं, मार्केट जो है बहुत अनप्रेडिक्टेड चल रहा है। आज रेट में इन्फ्लेशन रेट पहले से ही हाई था, कच्चे तेल का दाम बढ़ा हुआ था, उसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्शन वो वॉर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और ओवरऑल देख रहे हैं आप जो है मार्केट जो है वो काफ़ी जो है फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे, और इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो रही है। ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें चाहे इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो हम इकोनॉमी से मेरा तात्पर्य है, अब मैं स्टार्ट करूँगा कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी से हम क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं, उसको एक सरल भाषा में परिभाषित करूँगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि कहीं कोई भी कंट्री है वो चलती कैसे है। तो ठीक है, इकोनॉमी का बेस आप लोग तो इतना, पर अगर सामान्य भाषा में जानेंगे तो आप बैंक तो जाते होंगे, बैंक में सबका अकाउंट होगा, तो हम बैंक से ही स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी बैंक है वो कैसे चलता है, उसका मतलब कि मतलब उसके पास फंड कैसे आता है और कौन उसको रेगुलेट करता है। अगर मान लीजिए वो बैंक फ्रॉड करे तो उसका रेगुलेशन कहाँ से होता है, कैसे उसका जो है नियामक क्या है, क्या चीज़ जो है उसको रिलेटेड, वो सारी बातें हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं किसी भी देश में जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसे का लेन देन लोगों का द्वारा होता है, जिससे वो चीज़ कैसे, मतलब उनका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या काम है, वो बात करते हैं। तो हर कंट्री में देखिए एक जो है वो गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों होते हैं, और एक उनको रेगुलेटरी बैंक होता है हर कंट्री में। जैसे हमारे यहाँ पे जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI। US में जो है फेडरल बैंक है। उसी तरह से हर कंट्री का एक रेगुलेटरी बैंक होता है जो कि अपने कंट्री के अन्य बैंकों को जो है फंड प्रोवाइड करता है, और वो एक रेट से लोन देता है किसी भी बैंक को, और वो रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। जिस रेट से आपका RBI फॉरेन इंडिया RBI जिस रेट से किसी अन्य बैंक को जो है रेट दे रहा है, मतलब लोन देता है, जिससे आज की डेट में 4% है आपका रेपो रेट। अब उसके अलावा दूसरा चीज़ होता है रिवर्स रेपो रेट, कि वो लेता के मतलब अगर उसके पास कोई जो है बैंक अपना एसेट्स या कुछ पूंजी जमा पूंजी रखेगा तो वो कितना रेट उनको प्रोवाइड करेगा, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो कितना ब्याज देगा, जैसे कि अगर 1 लाख रुपये आज की डेट में रिवर्स रेपो रेट पे आपको बताता हूँ 3.35% है। तो हमेशा रेपो रेट जो है रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होगा, तभी RBI जो है वो फॉर्म में मतलब कि स्टेबल फॉर्म में रह पाएगा। तो उसकी कमाई ये होगी कि रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट के उसको माइनस करके जो बचा उतना परसेंटेज उसका जो है अर्निंग होगा किसी भी बैंक के, सेंट्रल बैंक का, जैसे हमारे यहाँ RBI का। तो करता होता क्या है, मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए देते हैं कि चलिए RBI ने 4% की ब्याज से 1 लाख रुपया किसी बैंक सपोज SBI को दे दिया। अब उस SBI का पास 1 लाख रुपये फंड आ गया, SBI ने भी कुछ चीज़ें जमा करी होंगी, 1 लाख का कुछ एसेट्स, जमीन या फिर लैंड या फिर कुछ और एसेट जो है वो जमा करके उसने 1 लाख रुपये फंडिंग ली 4% की ब्याज पे, जो आज की डेट में रेपो रेट है। ठीक है, और फिर जो है वो उस 1 लाख का एक साल में 3.35% RBI पे करेगा किसको, SBI को, और जबकि 4% पे करेगा ये बैंक जो है SBI जो है RBI को। तो एक तरह से देखा जाएगा तो 0.75% जो है वो प्रॉफिट होगा 1 लाख का, यानी 750 रुपये जो है वो RBI को मिलेंगे। अब SBI क्या करेगा, SBI ने वहाँ से लिया आपका सपोज 1 लाख रुपये ले लिए आपने, जैसा मैंने बताया 4% की ब्याज पे। अब वो मार्केट में लेके जाएगा इस पैसे को, और मार्केट में लोन ऑफर करेगा। लोन ऑफर हुआ, मान लीजिए 6% का लोन वो देता है, तो 6% का लोन के हिसाब से लोगों से 6,000 रुपये वसूलेगा सालाना, और 6,000 वो वसूल लिया वो बैंक, और 3.35% उधर से अर्न कर लिया। मतलब उसका लॉस, मतलब उसका अगर ये देखा जाएगा ओवरऑल माइनस कितना हुआ, तो वो 0.75% जो है, यानी 750 रुपये उससे गए 1 लाख रुपये पे, और उसने अर्निंग कितना किया, अर्निंग आप देखेंगे अगर 6% ब्याज पे दिया तो 6,000 रुपये अर्निंग हुई। तो 6,000 अर्निंग के बाद उसको 750 रुपये इधर देने हैं RBI को, और 6,000 में से उसका जो है 750 घटा लीजिए, बाकी 5350 रुपये जो है
वो उसके अर्निंग हुई 5250 रुपये, सॉरी। तो इस तरह से एक बैंकिंग सिस्टम में मतलब बैंक काम करता है। अब जैसे जैसे मान लीजिए रेगुलेशन कैसे होगा कि इसका लोन किस रेट पे दे रहा है। अब बैंक का दूसरा काम क्या है, एफडी भी देता है। मतलब लोगों के जो है लोग अपने ऐसे पैसे रखते हैं, उस पैसे को जो आरबीआई को देगा तभी तो वो लोन लेगा। तो लोगों के पैसे को फिर से जो है एफडी के फॉर्म में भी रखता है, वो ब्याज देता है अपना 7-8% जो कि। एक तरह से ये देख सकते हैं कि आप जो बैंकों का समूह है वो आपका लेन देन जो मेनली कर रहा है सेंट्रल बैंक से, और सेंट्रल बैंक इनडायरेक्टली हमारे जो है कस्टमर से लेन देन उसका हो रहा है सेंट्रल बैंक का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि इकोनॉमी को बैलेंसिंग बनाने का काम सेंट्रल बैंक का है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन सब महंगाई बढ़ जाती है, उस केस में क्या है, महंगाई क्यों बढ़ती है, महंगाई तब बढ़ती है जब चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और चीज़ों के दाम ज़्यादा क्यों हो जाएंगे, जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसे होने का मतलब ये कि अब वो ज़्यादा पैसे एक सेम सामान को खरीदने के लिए वो ज़्यादा पैसे देने के लिए उनकी एबिलिटी आ चुकी है। लोगों के पास ज़्यादा पैसे कहाँ से आएंगे, वो आएंगे आपके बैंक से, और बैंक रेगुलेट कहाँ से होता है, सेंट्रल बैंक से। तो अब उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका यही है, रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, रेपो रेट बढ़ाने से लोन जो है और ज़्यादा इंटरेस्ट पे ऑफर होगा, तो उसको लेने वालों में की तादाद में कमी होगी। लेने वालों की तादाद में कमी होने की वजह से कैश फ्लो मार्केट में कम होगा, और कैश फ्लो मार्केट में कम होने की वजह से क्या होगा, लोग मतलब ज़्यादा पैसे जो है मतलब पैसे अपने वैल्यूएबल चीज़ों में खर्च करेंगे, और उस केस में क्या कहेंगे, आपका जो है महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये ऐसा रेगुलेशन है सेंट्रल बैंक का जो कि इनडायरेक्टली आपके जो है आपकी कंट्री में जो कस्टमर है जैसे जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े लोग हैं उनको जो है कंट्रोल करता है। मतलब ओवरऑल बैंक को कंट्रोल करता है, बैंक को कंट्रोल करता है। आपको एग्जाम्पल से मैंने ये चीज़ समझा दी। अब जो है किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था, लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी फिर बढ़ेगी किस चीज़ से, तो इकोनॉमी देखिए वो जो है किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, क्या प्रोडक्टिविटी वो कर रहा है अपनी कंट्री के लिए, क्या चीज़ें वो पैदावार हो रही है उसके किसान के। और मैं एज एग्री कर जीडीपी की बात करें तो क्या चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको इम्पोर्ट में से आपने डिवाइड माइनस कर दिया तो दैट विल बी एग्री जीडीपी। सेम कोई अगर सर्विस कर रहा है, सर्विसेज क्या फॉरेन कंट्री प्रोवाइड कर रहा है, टोटल उसका जो है आपका उस तरह से आपका जीडीपी फॉर्म होता है। जीडीपी भी जीडीपी पीपीपी होता है, वो आपका एक नॉमिनल वैल्यू से उसको कंपेयर करते हैं किसी भी कंट्री की जीडीपी को, और उसका परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। परचेजिंग पावर कितना है उस कंट्री का, जैसे कि हम मान लीजिए 1000 रुपये हमारे पास है, मेरे पास है, तो सामने वाले के पास $1000 है, तो उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, मेरी परचेजिंग पावर कम है, तो एज अ जीडीपी पीपीपी उसके वो ज़्यादा सबल है, मैं कम सबल हूँ, ठीक है। तो जीडीपी पीपीपी हो गया। अब जीडीपी नॉमिनल क्या होता है, जीडीपी नॉमिनल होता है आपका ओवरऑल जीडीपी, उसको डिवाइड कर दिया आपने कितनी पॉपुलेशन है उससे, जो जीडीपी पर कैपिटा होता है उसको जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। मतलब आपका टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। वैसे अगर देखेंगे तो आप जीडीपी के मामले में इंडिया जो है अभी प्रेजेंट टाइम में थर्ड नंबर पे है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम की बात कर ली, इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी जो आपका वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उसका क्या इफेक्ट होगा मार्केट पे। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है रशिया हमारी कंट्री को या और कंट्री को, सारी चीज़ें घुमा फिरा करके वो इफेक्टेड होगी, उसके दामों पे ऑब्वियसली बातें होगा। सबसे पहले अगर फॉर इंडिया बोलेंगे तो हम कच्चा तेल आयात करते हैं, उसके अलावा जो है आपका डिफेंस के सिस्टम का जो है आयातक है, आपका इम्पोर्टर है आपका इंडिया रशिया के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अलावा भी। तो रशिया एक कहेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बहुत मेजर रोल इस समय है उसका। तो अगर उसको एक तरह से अगर यूएन या बाकी संस्थाएं जो बैन कर रही हैं, तो बैन करने से क्या है, वो एक ब्रांच को ब्लॉक करने से क्या होगा कि बाकी जो ब्रांचेस हैं उससे जो कनेक्टेड हैं वो सारे भी एक तरह से हिंड्रेंसेस में होगा। तो मेरे हिसाब से
ये एकदम से बैन करना एक कोई सोल्यूशन नहीं है। उसको जो है एक रेगुलेशन के फॉर्म में धीरे धीरे करके बैन करना, वो आपका एक हो सकता है तरीका, सही तरीका हो। तो उसके बाद जो है रशिया यूक्रेन का वैसे भी उनका इंटरनल मामला है। पहले वो सोवियत यूनियन का ही पार्ट था यूक्रेन, और हालांकि वॉर होना किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है, और यहाँ पे भी हुआ तो वो भी सही नहीं है। अब हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं थोड़ा, कि मार्केट किस तरह से हम करें। अब लोगों ने बोला, अभी राकेश झुंझुनवाला जी का कुछ दिन पहले इंटरव्यू था कि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेड है, पर मैक्सिमम अगर वो मार्केट जो है 15,500 से नीचे नहीं जाना चाहिए। उनका ऐसा मानना है, उनका इतना वास्ट अनुभव है उससे वो बोल रहे हैं। तो अभी मैं जहाँ तक देखता हूँ कि 16,200 पे आपका निफ्टी अभी रुका हुआ है आज की डेट में। तो ये मैक्सिमम गिरेगा मेरे हिसाब से भी 15,500 मिनिमम होगा, और ये बहुत एक बिग अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट में आप इन्वेस्टर के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हाँ, हालांकि आपको बबल्स मार्केट से बच के रहना है, ऐसे शेयर से बच के रहना है जो है बबल के फॉर्म में है, यूट्यूब वाले लोग जो बताते हैं, या फिर जो है हवा बना करके किया जाता है, उन शेयर से दूर रह करके आपको जो बेसिस शेयर है उनको उस पर ध्यान ना देते हुए आपको जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग शेयर है उस पर, उसको फंडामेंटल मजबूत है, उस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये है मेरा जो है आज का अनुभव। बाकी हम अब देखेंगे, अगर हमारा शेयर मार्केट की बात है तो वो किन किन चीज़ों पे इफेक्ट करेगा। देखिए 16 मार्च को फेडरल की मीटिंग है, फेडरल बैंक की यूएस में। तो वो क्या है, वो इन्फ्लेशन रेट को लेकर के, वो रेपो रेट फेडरल बैंक को हाई करना है कि नहीं करना है। बॉन्ड यील्डिंग जो है उसको फिर से लोगों के वो वापस मांग करके बॉन्ड, फेडरल बैंक जो हर कोई बैंक है वो बॉन्ड जो है रेट करता है, जिसको लोग जो है आपके इन्वेस्टर उस पर भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो उसको फिर से वो क्या चाहता है कि बॉन्ड यील्डिंग बढ़ गई है तो वो उसको वापस रिटर्न करेगा, उसके बाद वो रेपो रेट बढ़ाने की बात चल रही है। हालांकि अभी जो युद्ध की स्थिति के बाद ये बहुत ही मतलब कि पहले तो कोरोना के बाद आपका ये युद्ध, और उसके बाद आप ये फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्केट मतलब बहुत जो है कह सकते हैं आपकी बहुत ही में भी पॉसिबल कि वो एक बार को क्रैश कर जाए। मैक्सिमम 15,500 से नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी वो पूरे जो है वर्ल्ड में एक बार को फिर से जो है मतलब बहुत अच्छा क्या कहते हैं उसको मतलब सुदृढ़ रूप लेंगी, और आप लोगों को जो जितना अच्छे से इन्वेस्ट करना है उसको पैसे को इन्वेस्ट करके एक आप पॉजिटिव फ्यूचर देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। कि अब आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि और कोई नेगेटिविटी बची है, सारी नेगेटिविटी मार्केट देख चुका है। तो सबको झेल करके भी मार्केट अगर एक पोजीशन ले करके खड़ा है, लोग इन्वेस्टर सभी भी हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूचर जो है हमारा पॉजिटिव है। तो एज ए ब्राइट फ्यूचर आप सब लोगों के लिए यही संदेश रहेगा कि आप लोग जो है बिजनेस शेयर्स को छोड़ करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पे पैसे लगाएं। और एक पहली बात मेरी ये भी है कि किसी भी जगह में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ का टर्म्स एंड कंडीशंस, ओनर से ले करके उसका फंडामेंटली क्या काम करता है, वहाँ से ले करके जियोग्राफिकल कंडीशन और आने वाले जो रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। ये सारी चीज़ें जो है मार्केट को चलाती हैं। धन्यवाद दोस्तों।